ज़बीला साहब, क्या मुल्ला बरादर वहाँ के प्रेसिडेंट, अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं? हम अभी तक नहीं कह सकते। इसमें इंशाल्लाह बाद में फैसला होगी। अच्छा, अभी फैसला नहीं होगा। किस तरीके से सरकार बनेगा? क्या इलेक्शंस होंगे या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिनको सिलेक्ट किया जाएगा? प्रोसेस क्या होगा इस पूरे इलेक्शन? हम एक इस्लामी तहरीक है और हमारे प्रोसेस भी इस्लामी तरीके से आएंगे। इंशाल्लाह इस बारे में शोरा में वसीले पर हुकूमत बनेगा। चलिए ठीक है। अब कुछ 2 सवाल और है मेरे। मैं जानना चाहूँगी कि जो नेगोशिएशंस चल रहे थे दोहा में, उसमें मेन पॉइंट्स क्या है? आपका एक डिमांड था कि अशरफ गानी को रिज़ाइन करना चाहिए, वो रिज़ाइन करके देश छोड़ के चले गए हैं। दूसरा था कि एमनेस्टी, अमरुल्लाह सालेह, मोइबुल मोहीब, अता मोहम्मद नूर, मार्शल दोस्तम, इन सब को आप लोग माफ़ी या एमनेस्टी देंगे या नहीं देंगे? आगे चलकर कैसे कोऑपरेशन होने वाला है यूएस, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ? इन सब चीज़ों पर क्या बातचीत हुई है? हमारे मतलब यही है कि अफगानिस्तान में अमन आएगा। इसमें हम माफी करेंगे इंशाल्लाह, कोई की भी इंतकाम जुई नहीं करेंगे और हुकूमत के कभी हुकूमत के बने ना के लिए इंशाल्लाह हम जदोजहद करेंगे। अगर आप देखें, तालिबान वो पुराना तालिबान नहीं रहा। चाहे वो वॉर अफगानिस्तान के भीतर हो, बहुत ही इंटेलिजेंट वॉर लड़ रहा है तालिबान, या फिर जो निगोशिएशंस और जो डायलॉग्स चल रहे हैं वेरियस क्वार्टर्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग ग्रुपिंग के साथ, सही बिल्कुल बदल गया है तालिबान, लेकिन एथॉस नहीं बदला है। जैसे मैंने कहा, क्या उनका आइडियोलॉजी बदल गया है? नहीं। क्या उनका एथॉस बदल गया है? नहीं। उनका बस काम करने का ढंग बदल गया है। उनका जो मीडिया नैरेटिव बिल्डिंग है वो बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। हमें अफगान सरकार से कॉन्फर्मेशन से पहले तालिबान से कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, कहाँ तक पहुंचे हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट टेक ओवर किए हैं और कितने अच्छी तरीके से, कितने लोग खुश हैं, तालियां बज रहे हैं तालिबान के एंट्री पर। ये सारा जो मीडिया नैरेटिव है ये बहुत इंटेलिजेंटली गीता सॉरी, मैं गीता हम आपको बीच में रोक रहे हैं। एंगेजमेंट की बात करें गौरव के साथ, क्या बताओ गीता, क्योंकि आपने तालिबान के स्पोक्स पर्सन को इंटरव्यू किया, कुछ एक इंटरव्यू तो हमने दिखाया वो, लेकिन आपकी बात तो बहुत हुई होगी, आपने पहले उनसे बात की होगी, इंटरव्यू के लिए बात की होगी। आपको क्या लग रहा है, इंटरनेशनली या इंटरनेशनल लेवल पर तालिबान अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है? जो उसकी इमेज है, क्या वही इमेज है या वो अपने आप को कुछ और दिखाता है? नहीं, बिल्कुल बदल गया है। मैंने उनसे पूछा विमेन्स राइट्स पे, उन्होंने बोला उनको पूरा हक होगा, वो पढ़ भी सकती हैं, जबकि ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ रहे हैं कि तालिबान ने लड़कियों के स्कूल्स को बंद कर दिया है, टीचर्स को बोला है ना जाए, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तालिबान के स्पोक्स पर्सन से बात करें, बिल्कुल अच्छे उर्दू और अच्छे इंग्लिश में बताते हैं कि कैसे विमेन्स राइट्स को वो प्रोटेक्ट करने वाले हैं। बस इतना सा है कि शारिया के अंडर जो भी विमेन है उनको हिजाब पहनना होगा। जब मैंने पूछा कि क्या चॉइस नहीं होना चाहिए, अपना डिसीजन नहीं होना चाहिए औरतों का, उन्होंने बोला उनका डिसीजन पढ़ाई करना नहीं करना है, काम करना है नहीं करना है, लेकिन हिजाब उन्हें पहनना होगा, चाहे कैसा भी हिजाब हो। उस तरीके का शायद ना हो जहां पे पूरा बंद कर देते थे या फिर विपिंग होता था अगर थोड़ा भी हाथ दिख जाए, वैसा शायद ना हो, लेकिन हिजाब जरूर पहनना होगा। लेकिन अगर आप तौर तरीका देखें, जिस तरीके से वो बात करने लगे, जिस तरीके से एंगेज करने लगे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो बहुत ही डिफरेंट है। मैं बिल्कुल मानती हूँ और बिल्कुल सहमत हूँ गौरव के साथ कि अगर जो भी सरकार बैठती है काबुल में, भारत को अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखने हैं, अपने रीजनल इंटरेस्ट देखने हैं, और उसमें अगर हमें एंगेज करना पड़ता है तालिबान को, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पर जहां पर आज हम खड़े हैं वो इन्हीं इंटरनेशनल फोर्सेस की वजह से है जिनको इस सरकार ने सपोर्ट किया, भारत ने सपोर्ट किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सपोर्ट किया। अगर आज वो खड़े होके अफगानिस्तान से निकल रहे हैं और कहते हैं कि हम तालिबान से बात करेंगे, तो हम तो कहीं ना कहीं भारत और भारत जैसे देश जिन्होंने कभी भी तालिबान जैसे एक्सट्रीमिस्ट फोर्स को सपोर्ट नहीं किया था, आज मजबूर है। अगर काबुल में तालिबान बैठता है तो भारत को एंगेज करना पड़ेगा। अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है।
और जिस तरीके से इंटेलिजेंटली उन लोगों ने अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कंट्री को अपने उसमें अपने रेल में वो कर लिया है तालिबान ने, उसको देखते हुए आपको जानना होगा, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा कि बहुत ही इंटेलिजेंटली प्ले किया है। देखिए, मुल्ला बरादर वापस गए हैं काबुल, ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों को टेररिस्ट करार दिया गया था, जो कहीं जा नहीं सकते थे, अपना सर छुपा के पाकिस्तान में बैठे हुए थे, वो आज सर उठा के दुनिया भर में घूम रहे हैं। इनको फ्लाई करने का परमिशन नहीं था कुछ समय पहले तक, उसके बाद इनको फ्लाइट परमिशन दिया बस अपने जगह से दोहा तक जाने के लिए, दोहा से कुछ ऐसे देशों में जहां पे तालिबान के टॉक्स हो रहे हैं, और आज वो कहीं पे भी फ्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक देश के सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं। तो बहुत कुछ बदल गया है सईद, हमें तो समझना ये होगा कि अब कैसे भारत अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। और वो लोग, आप हमारा छोड़े, वो अफगानी लोग, उनके बारे में सोचिए जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया। उनको गद्दार बुलाया जाता था, उनको ऑक्यूपाइड फोर्स बोलते थे। आज उनको सर छुपाने की जगह ढूंढनी पड़ रही है। इंटरेस्टिंगली, ना वो चीन जा रहे हैं, ना वो पाकिस्तान जा रहे हैं, ना वो ऐसे कोई देश में जा रहे हैं, जो ना वो रूस जा रहे हैं जो डायलॉग के बहुत बड़े हिस्से थे, और ना ही वो अमेरिका जा रहे हैं। वो जा रहे हैं तो ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कि वो अफगानिस्तान से दूर नहीं होना चाहते, लेकिन अफगानिस्तान में रहना भी नामुमकिन और मुश्किल हो गया है। आप उनका सोचिए जिन्होंने इतने 20 साल तक तालिबान से लड़ाई की, और आज उनको सर छुपाने के लिए ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान निकलना पड़ रहा है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गया है अफगानिस्तान में, क्योंकि ये कोई पीस डील नहीं है जहां पे आपने एक साइड को पूरा सपोर्ट दे दिया और खुला वो दे दिया कि मैंडेट दे दिया कि आपको जो करना है जाके करें। वेरी अनफॉर्चुनेट। कहीं ना कहीं सोचना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को कैसे वापस लाया जाए। पूछ रहे हैं कि क्या तालिबान अब भारत में भी अशांति फैलाएगा, आतंकवाद फैलाएगा? जरूरी नहीं है। और अगर आपने लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनी, तो ध्यान से सुनी, तो उन्होंने एयर स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करके एक संदेश दिया कि भारत कड़े निर्णय लेने में सक्षम है और कड़े निर्णय लिए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करेगा। जहां तक भारत के इंटरेस्ट की बात है, देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। नहीं तो फिर हमें नहीं, हमें ये बता दीजिए कि मान लीजिए अब तालिबान तो सत्ता पे काबिज हो गया, तालिबान आ गया, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर, देश हित को देखते हुए, अगर हमें कल को तालिबान के साथ भी रिश्ते रखने पड़े तो हम रखेंगे? रखना ही पड़ेगा। आप मुंह फुला के तो बैठ नहीं सकते। जब अमेरिका उनसे बात कर रहा है, चीन उनसे बात कर रहा है, रूस उनसे बात कर रहा है, पाकिस्तान उनसे बात कर रहा है, दुनिया का हर देश उनसे बात कर रहा है और व्यापार कर रहा है। बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब अपना राष्ट्रहित देख रहे हैं, सब अपना हित साध रहे हैं। अफगानिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, वहां के रिसोर्सेज है, गेटवे टू सेंट्रल एशिया है। तो इतना सब, अगर आपको वहां से अगर आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, और अगर आपको अपना हित साधने के लिए आपको उससे बात करनी है तो आप करिए, नहीं करनी है तो मत करिए। वो आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, उसमें आप ये मुंह फुला के नहीं बैठ सकते कि हम केवल डेमोक्रेसी से बात करेंगे। ये गलती भारत पहले कर चुका है। और जब IC-814 का हाईजैक हुआ तो उसके बाद उस समय, क्योंकि हम तालिबान से नहीं बात करते थे, उस समय हम लोग को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ा था। इस समय जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल, वो उस समय गए अफगानिस्तान अपने यात्रियों को छुड़ाने के लिए, और लेकिन आपको मौलाना मसूद अजहर और आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। तो इसीलिए अब आपको अपना राष्ट्रहित साधना है। उसके लिए अगर आपको तालिबान से बात करनी पड़े